Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is October 17th. चलिए देखते हैं आज क्या था. पेज 127 नथिंग इम्पॉर्टेंट. पेज 8 पे था ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तीन चार बातें इसके बारे में जाननी ज़रूरी है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन कौन लेके आता है? जॉइंटली बाय आयरिश एड एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर लाइफ हेल्थ सॉरी. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो आपको घुमा फिरा के जैसे इस बार पूछा हुआ था वैसे पूछ सकते हैं. कह सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कोलैबोरेशन में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लेके आते हैं. ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं. तो अपने आप को स्टिक रखना कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और जर्मनी की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर हेल्थ. वेल्थ हंगर हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं क्या है, या कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या है. बोल सकते हैं आपको यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है या डब्ल्यू एच ओ का पार्ट है. ये इन चीज़ों को याद रखिएगा क्या है क्या नहीं. 2021 का जो इनका इंडेक्स आया है, इंडिया को उन्होंने प्लेस किया 101st पोजीशन पे आउट ऑफ 116 कंट्रीज. 2020 से भी इनकी पोजीशन जो है हमारी डिटेरियोरेट हुई है. 2021 के एडिशन में इन्होंने हमें बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे रखा है. ये इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल अंडर इंडेक्स का ये स्कोर जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये चार इनके इंडिकेटर्स हैं बेसिकली. फर्स्ट है अंडर नॉरिशमेंट. सेकंड है चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वो बच्चे जो 5 साल से कम हैं और वेस्टेड है. वेस्टेड का मतलब इनके मतलब में ये है कि जिनका अपनी हाइट के हिसाब से वेट कम है. ठीक है. फिर आता है चाइल्ड स्टंटिंग. वो बच्चे जो 5 साल से कम है और उनकी हाइट अपनी एज के हिसाब से कम है. और चौथा है चाइल्ड मोटेलिटी. मोटेलिटी मतलब जो मोटेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5. गवर्नमेंट ने हमारे जो है अंडर नॉरिशमेंट इंडिकेटर में थोड़ा सा जो परफॉर्म किया वो उसी में परफॉर्मेंस इसकी डिट्योरेट हुई है. अगर प्रीवियस ईयर से बात करें जो हमारी पोजीशन है इसमें डाउन आई है या स्कोर हमने डाउन किया है. ठीक है. ग्लोबल अंडर इंडेक्स जो है, जो ये अंडर नॉरिशमेंट का इंडिकेटर होता है, ये कहाँ से लेके आता है? ये लाता है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फूड बैलेंस शीट आती है. हर कंट्री की वो निकालते हैं फूड बैलेंस शीट. उसमें से असेस करते हैं ये अपना अंडर नॉरिशमेंट का इंडिकेटर. इसका मतलब कतई यही नहीं है कि जो ग्लोबल अंडर इंडेक्स है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी लेके आता है. नहीं, याद रखेगा सिर्फ ये दो लेके आते हैं. उसके बाद एक पेज 9 पे था जिसमें थोड़ा सा डिसैलिनेशन का दे रखा था. सुंदरबंस में उन्होंने किया है और वहाँ पे चावल तक उगा लिए हैं. उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये थोड़ा सा प्रेलेंस फैक्ट है कि सैलिनिटी जो है इट इज़ मेजर्ड यूजिंग डेसीसीमेंस पर मीटर. ठीक है. उसके बाद एक पेज 9 पे था, सारा मिसाइल वगैरह का दे रखा था. आप एक बात, थोड़ी बहुत बातें याद रखिएगा. एक तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आकाश मिसाइल क्या है, ये 22 जुलाई का आप सुन लीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इग्ला एस क्या है, ये पता होना चाहिए. ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा. उसके बाद आपसे सेकंड पूछ सकते हैं किसके साथ हम कर रहे हैं या कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है या जिसके साथ हम कर रहे हैं विद रशिया. ये हमें कहाँ से मिल रहा है? रशिया से. तीसरा आता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ये आपसे पूछ सकते हैं ये किसके साथ डेवलप हो रही है. याद रखिएगा ये डीआरडीओ, जॉइंटली डेवलप हो रही है डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पेज 10 पे था, एक पूछ सकते हैं ये ग्रीन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कौन कौन लेके आ रही है. श्रीलंका लेके आ रहा है ग्रीन एग्रीकल्चर. इसमें मतलब वो सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे. कुछ भला नहीं चाह रहे वो क्लाइमेट का. बेसिकली उनको अपना जो इम्पोर्ट बिल है, क्योंकि इम्पोर्ट सारा फर्टिलाइजर्स करते थे, वो बिल कम करना था क्योंकि उनके पास आपको पता है डॉलर्स की प्रॉब्लम चल रही है. मगर क्या है कि अब वहाँ के लोग भी उनको खिलाफ हो रहे हैं. वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की पॉलिसी रखेंगे, पहली बात तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, तो हमारा इम्पोर्ट का बिल तो उतना ही रहेगा. दूसरा, फिर अगर हमारी फूड फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमें फूड भी बल्कि कई जो मेजर आइटम्स हैं इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी. उससे क्या होगा कि बल्कि हमारे को दोगुनी मार पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद एक साइंस पेज पे था, आर्कियोलॉजिस्ट हैं अनकवर की एविडेंस कि जो हंटर गैदर्स थे नॉर्थ अमेरिका में, दे वर यूजिंग टोबैको अराउंड 12,300 ईयर्स एगो. ये थोड़ा सा प्रेलेंस फैक्ट है, इसको एज इट इज लिख लेना कि टोबैको कब से यूज हो रहा है कब से नहीं. एक पेज 12 पे था कोल के बारे में, यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे. एक तो याद रखिएगा इसमें जैसे नॉर्मली लिखा था कि द गवर्नमेंट यूजुअली मैंडेट्स द पावर प्लांट्स टू होल्ड स्टॉक्स दैट वुड लास्ट एटलीस्ट 2 वीक्स. देखिए इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. जैसे इस टाइम गवर्नमेंट ने इसको 10 दिन कर दिया है. 10 दिन से 4 दिन भी कर सकती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा भी बढ़ा सकती है. बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसमें पॉइंट कि गवर्नमेंट मैंडेट कर सकती है, मैंडेट करती है और कर भी सकती है, चेंजेस भी कर सकती है जितने भी पावर प्लांट्स. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपके पास स्टेटमेंट आती है कि गवर्नमेंट मैंडेटरी होता है ये या गवर्नमेंट मैंडेट करती है, यस इट इज. गवर्नमेंट मैंडेट करती है.
उसके बाद एक फैक्ट है कि जो हमारी जो पावर नीड्स हैं, उसमें से कोल का जो हिस्सा है वो 70% है। बाकी जो हम हाइड्रो ये सब आप कर सकते हैं, सोलर वगैरह, पर हमारा जो कोल का हिस्सा है वो 70% है। और उसमें से जो हमारी टोटल कोल की जो हमारी सप्लाई है, उसमें से कोल इंडिया लिमिटेड का सप्लाई जो है ओवर 80% है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे को जो ये कोल की किल्लत चल रही है वो क्या वजह है? एक तो हम कहेंगे कि डोमेस्टिक कोल की प्रोडक्शन जो है ये थमी हुई है, मतलब जितनी थी उतनी ही है सिंस 2018। और जो हमने देखा है कोल इंपोर्ट्स भी हैं, वो भी ड्रॉप हो गई हैं हमारी फ्रॉम 2016 से, अगर हम कंपेयर करें इन 2020। तो 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो हमारी स्टैग्नेट हुई है सिंस 2018, और कोल इंपोर्ट्स, इसका मतलब कोल इंपोर्ट करता है इंडिया। अब स्टेटमेंट क्या आपसे ये पूछी घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि इंडिया कोल इंपोर्ट नहीं करता है, इंडिया अपनी सारी नीड्स जो है डोमेस्टिकली पूरी करता है, या इंडिया रिलाय नहीं करता है इंपोर्ट पे, तो याद रखिएगा इंडिया इंपोर्ट करता है कोल। उसके बाद हम कहेंगे कि देखिए अगर 2018 से स्टैग्नेट थी, फिर पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमें लास्ट ईयर इसलिए नहीं पता चला क्योंकि इकोनॉमी सारी शट डाउन थी। क्योंकि हम कोविड-19 के उसमें पेंडेमिक में थे, पेंडेमिक सिचुएशन में आपको पता है सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ सब बंद थी, और चल भी रही थी तो बहुत पावर मतलब कम उस पे चली, कैपेसिटी पे 50%, कोई 40%। बट क्या हुआ है कि इस बार पावर डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ा नहीं पाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, साथ-साथ हम अपनी इम्पोर्ट्स नहीं बढ़ा पाए। जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो लूपहोल्स नहीं भर सकी, उसको हम भर सकते थे इम्पोर्ट्स बढ़ा के, बट हम वो भी नहीं कर पाए, कंपनसेट नहीं कर पाए। तीसरी वजह है कि हमारी जब इकोनॉमी भी रिवाइव कर चुकी है, और हमारी नहीं, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिवाइव कर चुकी है, और इकोनॉमी रिवाइव होने के बाद हमारी पावर की जो कंजप्शन है वो बढ़ गई, बट बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कोल की सप्लाई थी वो नहीं बढ़ी, और कोल की सप्लाई भी नहीं बढ़ी, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे वो इम्पोर्ट से हो। अब ये क्यों नहीं बढ़ी? क्यों इनसफिशिएंट सप्लाई रही कोल की इस साल? उसकी वजह क्या है? छोटी-छोटी वजह तो जो है वो है कि जो फ्लडिंग हो गई कोल माइनिंग एरियाज़ में, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ थे, लेबर डिसरप्शंस हुई मेजर कोल माइनिंग कंट्रीज़ में, और सडन राइज़ हो गया है पावर डिमांड में। कोल की सप्लाई में दिक्कतें क्या रही? कोल माइनिंग एरियाज़ में फ्लडिंग हुई, ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ रहे, लेबर डिसरप्शन रही, वो हम मानते हैं। और साथ-साथ क्या है, सप्लाई तो कम रही, डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई। क्योंकि एकदम से इकोनॉमी रिवाइव करी, एकदम से सारी प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा सबने बढ़ाई, 40 से सीधा ही 100% पे ले गए। तो इकोनॉमी ने जैसे ही रिवाइव किया ना, सडन रिवाइव जो करा ना, उस वजह से क्या है, इतनी डिमांड एकदम से बढ़ने की वजह से सप्लाई में कॉन्स्ट्रेंट्स आए। अगर हम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स देखें तो वो क्या है कि एक दो हमारी जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, पॉपुलिस्ट मीन्स जिसमें हम गरीबों का, आम आदमी का ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या है कि हमने जो है कंज्यूमर्स को एक्चुअल प्राइस नहीं पे करने को कह रखा है। समझ रहे हैं आप बात को? कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, अगर हम जो कोल पावर प्लांट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिस रेट पे कंज्यूमर्स को दे रही है, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें फाइनेंशियल ईयर 2019 का, तो कहते हैं रिवेन्यूज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, वो 70% ही कॉस्ट को पूरा कर पाए हैं। 30% इसका मतलब लॉस में चल रही हैं ये कंपनीज़। उस वजह से क्या हुआ है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है ना डिस्करेज हो रही हैं, बावजूद इसके कि पावर की डिमांड जो है बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। हम देख रहे हैं पावर की डिमांड इतनी बढ़ रही है, मगर वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं एनकरेज हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम जाएँगे तो हमें सीधा-सीधा लॉस का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ अगर प्राइवेट कंपनीज़ का ये हाल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जो पब्लिक सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ भी है ना, वो भी कर्ज़ तले दबी जा रही हैं। क्योंकि जो वो सब्सिडाइज़्ड प्राइसेज़ पे वो पावर सेल कर रही हैं, उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा है लॉसेस के लिए। तो उस वजह से क्या प्राइवेट सेक्टर से तो इन्वेस्टमेंट्स हो ही नहीं रही है, पब्लिक सेक्टर बल्कि कर्ज तले दबा जा रहा है। और अगर हम कोल की बात करें तो जो ये माइनिंग है, इसकी कोल माइनिंग एक तरह से हम कहेंगे मोनोपोलाइज्ड ही है बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक सीआईएल। और जो सीआईएल भी है वो भी प्राइमरीली फॉर प्रॉफिट नहीं चलाई जा रही है। सीआईएल ने कहते हैं कि प्राइस भी अपना जो कोल का है वो कम रखा हुआ है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल प्राइजेस सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं इस साल क्या साल दर साल बढ़े जा रहे हैं। बट सीआईएल ने अपना जो प्राइजेस है कोल का वो कम रखा हुआ है, और वो कम क्यों रखा हुआ है, ताकि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो बर्डन है वो थोड़ा सा उनके साथ शोल्डर कर सके। ठीक है, ये वजहें हैं, उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।